जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें आती हैं। शहर, तकनीक, बॉलीवुड। हाँ। लेकिन एक तस्वीर है जो इन सबसे ज्यादा गहरी है, और वो है खेत की। बिल्कुल। हमारे स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि भारत की 2/3 आबादी के लिए कृषि सिर्फ एक पेशा नहीं, ये उनकी पूरी दुनिया है। सही बात है। इसमें फसलें उगाना, पशुपालन, मछली पालन, मतलब सब कुछ शामिल है। तो जाहिर है कि भारत में सबसे ज्यादा लोग इसी काम से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा नजरिया भी बड़ा दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत है वो कक्षा 8 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक से लिए गए 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हाँ। अब ये सुनने में शायद थोड़ा आसान लगे, लेकिन ये तथ्य असल में भारतीय कृषि की बुनियाद के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि इन्हें जोड़कर एक कहानी बनाना है। एक पूरी तस्वीर देखना। हाँ, ये समझना कि एक बीज, एक किसान और आसमान से बरसती बूंदों का रिश्ता कैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था को शक्ल देता है। तो आज का हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। इन बिखरे हुए तथ्यों के जरिए ये समझना कि भारत में क्या उगता है, कैसे उगता है, और सबसे जरूरी बात, इसके असल मायने क्या हैं। बिल्कुल। चलो इसकी तह तक जाते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत में खेती किस पर निर्भर करती है? स्रोत एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। ये मुख्य रूप से वर्षा आधारित है। हाँ, मतलब सब कुछ मानसून का खेल है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि 21वीं सदी में भी हमारी खेती की किस्मत वो आसमान पर टिकी है। ये अजीब नहीं, बल्कि भारतीय भूगोल की सच्चाई है। और इसी सच्चाई ने हमारी कृषि को एक लय दी है, एक साइकिल जो मौसम के साथ घूमती है। अच्छा। इसी वजह से हमने फसलों को मौसम के हिसाब से 2 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहली है रबी। रबी? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये सर्दियों की फसल है। जब अक्टूबर-नवंबर में हल्की ठंड शुरू होती है, तब इसे बोया जाता है। मतलब गेहूं वाली फसल? बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा चेहरा गेहूं है, जिसके बिना शायद उत्तर भारत में किसी का खाना पूरा नहीं होता। तो अगर रबी सर्दियों की फसल है, तो फिर मॉनसून की उस जोरदार बारिश का फायदा उठाने के लिए भी कोई खास किस्म होगी? अरे बिल्कुल, उसे खरीफ कहते हैं। खरीफ? ये वो फसलें हैं जिन्हें गर्मी और भरपूर नमी चाहिए, और वो मानसून से बेहतर कौन दे सकता है। सही बात है। धान यानी चावल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप सोचिए, धान के खेतों को पानी से लबालब भरा होना चाहिए, और ये जरूरत सिर्फ मानसून ही पूरा कर सकता है। बाजरा जैसी मोटी अनाज की फसलें भी इसी मौसम में होती हैं। तो रबी और खरीफ सिर्फ फसलों के नाम नहीं है, ये भारत के मौसम के साथ किसानों के तालमेल की कहानी है। इसी तालमेल का एक और रूप है जिसके बारे में स्रोतों में बताया गया है, झूम खेती। हाँ। ये नाम सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है, लेकिन ये है क्या? ये खेती का एक बहुत पुराना और पारंपरिक तरीका है, जो खास तौर पर उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी समुदायों में प्रचलित है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में? हाँ। इसमें जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके कुछ सालों तक खेती की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरता कम होने लगती है, तो किसान उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ताकि जंगल फिर से पनप सके? बिल्कुल, ताकि जंगल प्राकृतिक रूप से फिर से पनप सके। यह प्रकृति के साथ जीने का एक तरीका था। हालांकि आज बढ़ती आबादी के दबाव में इस पर काफी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये अब भी उतना ही टिकाऊ है। ठीक है, तो हमने मौसम और तरीकों की बात कर ली। अब आते हैं उस चीज पर जो थाली में दिखती है, फसलें। स्रोतों के हिसाब से अगर हम उत्पादन की बात करें तो भारत में धान यानी चावल का दबदबा है सबसे ज्यादा। हाँ, गेहूं और मक्का भी है, लेकिन चावल सबसे आगे है। हाँ, और ये सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है। स्रोत एक छोटी सी जानकारी देते हैं पुआल के बारे में। पुआल? धान का बचा हुआ हिस्सा? हाँ, वही। शहरों में शायद इसे कचरा समझा जाए, लेकिन गांव में ये पशुओं का चारा है, झोपड़ियों की छत है, और अब तो इससे बायो एनर्जी बनाने की भी बात हो रही है। अरे वाह! मतलब फसल का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं है। अनाज के अलावा स्रोत रेशेदार फसलों का भी जिक्र करते हैं, जैसे कपास। कपास का नाम आती मेरे दिमाग में तो इतिहास की किताबें और आजादी का आंदोलन घूमने लगता है। और सही भी है, कपास सिर्फ एक रेशा नहीं है, इसने भारत की अर्थव्यवस्था और इतिहास को बुना है। लेकिन एक और रेशा है जिसे स्रोतों में पीला सोना कहा गया है। पीला सोना? गोल्डन फाइबर। हाँ, जूट। ये सिर्फ एक अच्छा नाम नहीं है,
ये दिखाता है कि एक जमाने में बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था इसी एक रेशे पर कैसे टिकी थी। अच्छा। इसने जबरदस्त दौलत बनाई, लेकिन जब 70 के दशक में सस्ता सिंथेटिक फाइबर आया तो इसी निर्भरता ने एक बहुत बड़ा संकट भी खड़ा कर दिया। मतलब ये पीला सोना का तमगा उस दौर की कहानी कहता है। बिल्कुल, जब ये सचमुच सोने जैसा कीमती था। तो कुछ फसलें देश का पेट भरती हैं, कुछ हमें कपड़े देती हैं, लेकिन स्रोत नकदी फसलों की भी बात करते हैं। हाँ, कैश क्रॉप्स। इसका क्या मतलब है? क्या ये फसलें सीधे कैश देती हैं? एक तरह से हाँ। नकदी फसलें वो हैं जिन्हें किसान मुख्य रूप से अपने घर में इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि सीधे बाजार में बेचकर पैसा कमाने के लिए उगाता है। जैसे कि गन्ना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ। किसान गन्ना अपने लिए नहीं उगाता, वो इसे चीनी मिलों को बेचता है। इसी तरह सब्जियां उगाना भी नकदी खेती में आता है। ये वो फसलें हैं जो किसान की जेब में सीधा पैसा डालती हैं। और इसी तरह की एक और श्रेणी है तिलहन, मतलब तेल वाले बीज। हाँ। स्रोत बताते हैं कि मूंगफली एक प्रमुख तिलहन फसल है और गुजरात इसमें सबसे लगे हैं। हाँ, और ये भारत के खान-पान की विविधता को भी दिखाता है। कहीं सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, कहीं नारियल का, तो कहीं मूंगफली का। तिलहन की खेती सिर्फ तेल नहीं, बल्कि क्षेत्रीय पहचान भी बनाती है। सही बात है। और फिर आती हैं दालें, जिन्हें हम दलहन कहते हैं। ये भारतीय थाली में प्रोटीन की गारंटी है। स्रोत बताते हैं कि दालों में चना सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इसी से जुड़ा सोयाबीन का जिक्र भी है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे तो गरीब का मांस भी कहते हैं शायद। बिल्कुल, क्योंकि ये पोषण की जरूरतें बहुत कम कीमत में पूरी करता है। ये तो कमाल की विविधता है। अनाज, रेशे, नकदी फसलें, तिलहन, दालें, ये तो एक पूरी अर्थव्यवस्था है जो खेतों में उग रही है। बिल्कुल। लेकिन ये सब होता कैसे है? मतलब जमीन से शुरुआत होती होगी। स्रोत बताते हैं कि खेती लायक जमीन को अरबल भूमि कहते हैं। बिल्कुल, कहानी जमीन से ही शुरू होती है और फसल उगाने से पहले उस जमीन को तैयार करना पड़ता है। पहला कदम है जुताई। आजकल हम ट्रैक्टर्स देखते हैं, लेकिन इसका मकसद आज भी वही है जो हजारों साल पहले था। क्या? मिट्टी को भुरभुरा बनाना ताकि बीज की जड़ें आसानी से फैल सकें, जमीन में छिपे खरपतवार को खत्म करना और मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाना। जुताई के बाद एक और कदम का जिक्र है, पट्टा चलाना। ये क्या होता है? ये खेत को समतल करने का देसी तरीका है। जुताई के बाद मिट्टी ऊंची नीची हो जाती है ना, हाँ। तो पट्टा, जो लकड़ी का एक बड़ा तख्ता होता है, उसे खेत पर घुमाया जाता है ताकि मिट्टी एकसार हो जाए। अच्छा, ताकि पानी सब जगह बराबर पहुंचे। बिल्कुल। अगर खेत समतल नहीं होगा तो सिंचाई का पानी कहीं ज्यादा और कहीं कम पहुंचेगा, जो फसल के लिए अच्छा नहीं है। ये एक छोटा लेकिन बहुत बहुत जरूरी कदम है। ठीक है, जमीन तैयार होगी, लेकिन फसल तो मिट्टी से पोषण लेती है, तो उस पोषण को लौटाना भी तो पड़ेगा। हाँ। स्रोत उर्वरकों और खाद की बात करते हैं। यूरिया का नाम तो हम सबने सुना है। हाँ, यूरिया नाइट्रोजन देने वाला एक केमिकल उर्वरक है। हरित क्रांति के बाद इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ा। लेकिन स्रोत एक जैविक विकल्प का भी जिक्र करते हैं, गोबर की खाद, जो हजारों सालों से इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल। आज बहस इसी बात पर है कि इन दोनों में संतुलन कैसे बनाया जाए। सिर्फ केमिकल पर निर्भर रहने से मिट्टी की सेहत लंबे समय में खराब हो सकती है। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें फसल खुद ही मिट्टी को पोषण दे दे? क्या बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब हाँ है। प्रकृति बहुत स्मार्ट है। कैसे? हमारे स्रोत बताते हैं कि दलहनी फसलें यानी दालें जैसे चना, मसूर, अरहर ये काम करती हैं। उनकी जड़ों में कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे मिट्टी में जमा कर देते हैं। अरे वाह! इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यह कुदरत का अपना फर्टिलाइजर प्लांट है। इसीलिए किसान अक्सर एक फसल के बाद खेत में दाल बो देते हैं। बिल्कुल, ताकि मिट्टी की खोई हुई ताकत वापस आ जाए। वाह, ये तो कमाल है। तो जमीन तैयार, पोषण तैयार। अब आता है पानी। स्रोत नहरों, बारिश और कुओं का जिक्र करते हैं, लेकिन एक खास तकनीक का भी नाम है बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। हाँ, ये सुनने में तो बहुत असरदार लगती है। ये है भी। इसमें पाइपों का एक जाल बिछाकर पानी सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इससे तो पानी की बहुत बचत होती होगी। जबरदस्त बचत होती है, जो हमारे जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है। ये खासकर सब्जियों और फलों की खेती के लिए एक वरदान है। लेकिन इसमें एक चुनौती भी होगी। हाँ, चुनौती है। इसे लगाने का शुरुआती खर्च ज्यादा होता है, इसलिए हर छोटा किसान इसे आसानी से नहीं अपना पाता। तकनीक अच्छी है, पर उसे सब तक पहुंचाना एक अलग लड़ाई है।
और जब हम पानी और मिट्टी की बात कर रहे हैं तो मिट्टी के कटाव को कैसे भूल सकते हैं, खास तौर पर पहाड़ों में। स्रोत सीढ़ीदार खेती का जिक्र करते हैं। सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग, ये इंसानी इंजेन्युइटी का एक शानदार उदाहरण है। पहाड़ों की ढलान पर अगर आप ऐसे ही खेती करेंगे तो बारिश का पानी तेजी से नीचे बहेगा और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को भी ले जाएगा। मृदा अपरदन। हाँ बिल्कुल। इसे रोकने के लिए लोगों ने पहाड़ों को सीढ़ियों की तरह काटकर खेत बनाए। हर सीढ़ी पानी की रफ्तार को कम कर देती है, जिससे उसे मिट्टी में जज्ब होने का मौका मिलता है और कटाव रुक जाता है। मतलब खेती भी और पर्यावरण संरक्षण भी। बिल्कुल, एक खूबसूरत संगम है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और भारत के नक्शे को देखते हैं। कौन सा इलाका किस चीज के लिए जाना जाता है? स्रोत असम का नाम चाय के साथ जोड़ते हैं। हाँ, असम और चाय तो एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। वहाँ की खास मिट्टी और नमी वाला मौसम चाय की पत्तियों के लिए एकदम सही है। और गेहूं के लिए? जब गेहूं की बात आती है तो स्रोत उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं, जो देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। और फिर सिंधु गंगा का विशाल मैदान है, जिसे अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के लिए जाना जाता है। इसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं शायद। बिल्कुल, सदियों से इसी मैदान ने भारत की एक बड़ी आबादी का पेट भरा है। कृषि सिर्फ खेत और फसल नहीं है, पशुपालन भी इसका एक अहम हिस्सा है। बहुत अहम हिस्सा। स्रोत बताते हैं कि पशु हमें दूध, मांस और खाद देते हैं। और ये रिश्ता बहुत गहरा है। किसान के लिए पशु सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि उसके परिवार का हिस्सा है, उसकी संपत्ति है। स्रोत दुधारू पशुओं का जिक्र करते हैं, यानी वो जो दूध देते हैं। और इसी से जुड़ा है डेयरी फार्मिंग। हाँ, पूरा उद्योग, जिसने श्वेत क्रांति के जरिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान जैसी तकनीकों का भी जिक्र है। ये थोड़ा वैज्ञानिक लगता है। ये है भी। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे अच्छी नस्ल के सांड के सीमेन को गाय या भैंस में इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा। इससे जो बच्चे पैदा होते हैं वे ज्यादा दूध देने वाले होते हैं। ये नस्ल सुधारने का एक तेज और असरदार तरीका है। फसलों और पशुओं के अलावा एक और शब्द आता है, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या क्या शामिल है? बागवानी में मुख्य रूप से फल, सब्जियां और फूल उगाना आता है। ये पारंपरिक खेती से एक कदम आगे है। और शायद ज्यादा मुनाफे वाला भी। बिल्कुल। ये न सिर्फ हमारी थाली में पोषण और विविधता लाता है, बल्कि ये किसानों के लिए ज्यादा मुनाफे का सौदा भी हो सकता है। इन सब बातों के बीच हम एक बहुत बड़े बदलाव को कैसे भूल सकते हैं? हरित क्रांति। स्रोतों में इसका उल्लेख है, लेकिन ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने से कहीं ज्यादा था, है ना? बिल्कुल। हरित क्रांति सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक पूरा पैकेज था। इसमें ज्यादा उपज देने वाले नए किस्म के बीज थे। लेकिन इन बीजों को ज्यादा पानी और केमिकल उर्वरकों की जरूरत थी। अच्छा। इसने यकीनन भारत को भुखमरी और अनाज के आयात से तो बचा लिया, लेकिन इसने कुछ मुश्किल सवाल भी खड़े किए। पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, केमिकल से मिट्टी की सेहत पर असर, और छोटे बड़े किसानों के बीच बढ़ती खाई। हाँ, ये सब हरित क्रांति की ही देन है, जिनके जवाब हम आज भी तलाश रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो क्या कहेंगे? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि एक बहुत बड़ा और जटिल सिस्टम है। ये सिर्फ बीज बोना और फसल काटना नहीं है। इसमें मौसम है, विज्ञान है, अर्थशास्त्र है और करोड़ों लोगों की जिंदगियां हैं। मैं इसमें एक और बात जोड़ूंगी, भविष्य का रास्ता क्या है? स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द की ओर इशारा करते हैं, फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, यानी किसानों को सिर्फ गेहूं या धान जैसी एक दो फसलों पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग तरह की फसलें उगानी चाहिए। जैसे अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में ना लगाना। बिल्कुल। फसल विविधीकरण किसानों के लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। अगर एक फसल मौसम या बाजार की वजह से पिट गई तो दूसरी उसे बचा लेती है। ये आय बढ़ाने और जोखिम कम करने का सबसे कारगर तरीका है। सबसे कारगर। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज हमने इन छोटे छोटे तथ्यों से एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश की। हाँ, इन स्रोतों ने हमें भारतीय कृषि के क्या और कैसे की एक शानदार नींव दी है। लेकिन ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? हमने किसान, मिट्टी और वर्षा के बीच एक रिश्ते की बात की। अब सोचिए, जब तकनीक